नमस्कार। आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ एक राजा को गद्दी से नहीं हटाया, बल्कि आज़ादी और बराबरी जैसे विचारों से पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए उस सुबह का मंजर कैसा रहा होगा। पूरा पेरिस शहर, हवा में एक अजीब सी दहशत थी। हर तरफ बस अफवाहें कि सेना को हुक्म मिला है आम लोगों पर गोलियां चलाने का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? ये कोई एक रात में हुई घटना तो थी नहीं, इस क्रांति की जड़ें तो फ्रांस के समाज में बहुत बहुत गहरी थीं। और आज हम उन्हीं जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस धमाके को समझने के लिए सबसे पहले उस बारूद के ढेर पर नजर डालते हैं जिस पर फ्रांस बैठा हुआ था। और वो ढेर था पुरानी व्यवस्था का समाज। देखिए, उस वक्त का जो समाज था ना, वो 3 हिस्सों में, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे, उसमें बड़ी सख्ती से बटा हुआ था। पहले एस्टेट में थे पादरी, दूसरे में थे रईस मतलब कुलीन वर्ग, और तीसरे एस्टेट में कौन? बाकी सब। और कमाल की बात देखिए, देश की करीब करीब 98% आबादी इसी तीसरे एस्टेट का हिस्सा थी, जिसमें बेचारे गरीब किसानों से लेकर बड़े बड़े अमीर व्यापारी तक सब आते थे। और यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। सारा का सारा अन्याय यहीं साफ नजर आता है। सोचिए, देश की इतनी बड़ी आबादी टैक्स के बोझ तले दबी हुई थी, और जो पहले 2 एस्टेट्स थे उन्हें लगभग हर तरह के टैक्स से पूरी छूट मिली थी। आम लोगों को टाइल नाम का एक डायरेक्ट टैक्स सरकार को देना पड़ता था, और इतना ही नहीं, ऊपर से चर्च को भी अपनी पैदावार का 10वां हिस्सा देना होता था, जिसे टाइद कहते थे। मतलब ये एक लाइन ही उस दौर के पूरे शोषण वाले रिश्ते को बयां कर देती है कि जो कुलीन वर्ग है वो मकड़ी है और किसान बेचारा मक्खी। जैसे मकड़ी जाले में मक्खी को फंसाती है और उसका खून चूसती है, ठीक वैसे ही ये कुलीन लोग किसानों की मेहनत की कमाई पर जी रहे थे। अब इस सामाजिक अन्याय के साथ साथ एक और बड़ी मुसीबत थी। देश पर भारी भरकम कर्ज था। कितना? 2 अरब लीवर से भी ज्यादा। सालों से चल रहे युद्धों ने शाही खजाना एकदम खाली कर दिया था। और विडंबना तो देखिए, इसी कर्ज में वो पैसा भी शामिल था जो अमेरिकी क्रांति में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों की मदद के लिए दिया गया था। मतलब दूसरों की आज़ादी के लिए पैसा दिया और खुद का देश कर्ज में डूब गया। और जब हालात पहले से इतने बुरे थे ना, तो ऊपर से आ गया निर्वाह संकट। मतलब जीने के लाले पड़ गए। आबादी तो बढ़ रही थी, लेकिन फसलें खराब हो गईं, और रोटी जो आम आदमी का पेट भरती थी उसकी कीमतें आसमान छूने लगीं। बस इसी भुखमरी और लाचारी ने लोगों के अंदर के गुस्से को भड़का दिया। और फिर आया साल 1789। सालों से जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो आखिरकार एक राजनीतिक संकट के साथ एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। जरा देखिए कि चीजें कितनी तेजी से बदली। मतलब कुछ ही महीनों में टैक्स को लेकर एक छोटा मोटा विवाद शुरू हुआ, और देखते ही देखते वो एक पूरी क्रांति में बदल गया। मई में एस्टेट्स जनरल की मीटिंग होती है, और अगस्त आते आते पूरी की पूरी सामंती व्यवस्था ही खत्म कर दी जाती है। फ्रांस का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा था। ये वो पल था, वो निर्णायक पल जब उन्होंने हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया। पहली बार आम लोगों के नुमाइंदों ने कहा कि असली राजनीतिक ताकत तो उनके पास है, कि वही पूरे फ्रांसीसी राष्ट्र की असली आवाज हैं। लेकिन इसके बाद क्रांति सुधार के रास्ते से भटक गई और एक ऐसे दौर में चली गई जो कहीं ज्यादा कट्टर और कहीं ज्यादा हिंसक था। फ्रांस का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, यकीन मानिए, अविश्वसनीय तेजी से बदला। बस कुछ ही सालों के अंदर देश एक निरंकुश राजशाही से, मतलब जहां राजा ही सब कुछ था, वहां से एक संवैधानिक राजशाही बना। और फिर 1792 में तो राजशाही को जड़ से ही उखाड़ फेंका गया और फ्रांस को एक गणतंत्र बना दिया गया। इसे क्रांति का सबसे काला अध्याय माना जाता है। रॉबस्पियर के दौर में शक और कट्टरता की एक ऐसी लहर चली कि हजारों लोगों को सिर्फ शक की बिना पर क्रांति का दुश्मन मान लिया गया, और बिना किसी ढंग के मुकदमे के उन्हें सीधे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। और उस वक्त खुद क्रांतिकारियों के बीच ही विचारों की जबरदस्त टक्कर चल रही थी। एक तरफ रॉबेस्पियर जैसे लोग थे जिनका मानना था कि भाई गणतंत्र को बचाना है तो ये आतंक जरूरी है, ये तेज और कड़ा इंसाफ है। लेकिन दूसरी तरफ डेमोलेंस जैसे लोग भी थे जिन्हें ये डर सता रहा था कि ये आतंक तो खुद एक जुल्म बन गया है और ये क्रांति के ही उसूलों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। लेकिन एक मिनट, ये जो नारे थे, आज़ादी, बराबरी, भाईचारा, क्या ये वाकई हर किसी के लिए थे?
चलिए अब जरा क्रांति के अंदर छिपे कुछ गहरे सवालों और विरोधाभासों को देखते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जिस मशहूर घोषणा पत्र ने आज़ादी और बराबरी की इतनी बड़ी बड़ी बातें की, उसी घोषणा पत्र ने देश की आधी आबादी यानी औरतों को किसी भी तरह के राजनीतिक अधिकार नहीं दिए। लेकिन उलम दी गूज जैसी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस दोहरेपन पर सवाल उठाया। उन्होंने औरतों के लिए बराबरी और पूरी नागरिकता की मांग की और अपना खुद का घोषणा पत्र तक लिख डाला। पर नतीजा क्या हुआ? उनकी इस हिम्मत के लिए आतंक के राज के दौरान उन्हें मौत की सजा दे दी गई। यहाँ एक और गहरा विरोधाभास सामने आता है। जिस स्वतंत्रता की बात हो रही थी, क्या वो फ्रांस के उपनिवेशों में गुलाम बनाए गए लोगों के लिए भी थी? क्योंकि सच तो ये था कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं गुलामों की मेहनत पर चल रहा था। तो यहाँ आकर क्रांति के बड़े बड़े आदर्श सीधे सीधे पैसों के मामले से टकरा गए। नेशनल असेंबली ने गुलामी के खिलाफ कोई कड़ा कानून इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्हें डर था उन ताकतवर व्यापारियों का जिनकी पूरी कमाई ही दास व्यापार पर टिकी थी। सोचिए, फ्रांस के उपनिवेशों से गुलामी को पूरी तरह खत्म होने में साल 1848 आ गया। तो सवाल यह है कि इस क्रांति ने दुनिया को आखिर दिया क्या? इसकी असली विरासत क्या थी? चलिए अब ये देखते हैं कि इसके विचारों ने पूरी दुनिया पर कैसा असर डाला। तो आखिर में हाथ क्या लगा? विडंबना देखिए, इतनी बड़ी क्रांति का अंत हुआ नेपोलियन की तानाशाही में। लेकिन इसकी जो असली विरासत थी वो कोई राजा या शासक नहीं था, वो थे इसके विचार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यही वो विचार थे जो फ्रांस से निकलकर पूरी दुनिया में फैले। इन्होंने पूरे यूरोप में लोकतंत्र की एक नई लहर पैदा की। दुनिया भर में जो लोग गुलामी और उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें प्रेरणा दी। आज हम जिस राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसकी नींव इसी क्रांति ने रखी थी। और ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है। फ्रांसीसी क्रांति हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाती है कि आज़ादी की लड़ाई का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। ये अक्सर बहुत उलझा हुआ और विरोधाभासों से भरा होता है, और ये हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है कि एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए आखिर कितनी कीमत चुकानी पड़ती है।